गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे फीडबैक सिस्टम्स, ओपन लूप एंड क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इफेक्ट ऑफ फीडबैक। फीडबैक का क्या इफेक्ट है हमारे सिस्टम पे, फीडबैक का हमारे सिस्टम पर क्या इफेक्ट है, आज हम यही देखेंगे। तो पहले फीडबैक है क्या और उसका ओवरऑल सिस्टम पे क्या उसका इफेक्ट आता है, पहले तो हम ये देख लें। तो सपोज अगर ये हमारा सिस्टम है विद सिस्टम फंक्शन जी, जैसा मैंने कल बताया था कि एक इनपुट चाहिए और एक आउटपुट चाहिए। तो इनपुट मान लिया है आर और आउटपुट मान लिया है सी, और एक फीडबैक पाथ अब हम इसमें ऐड कर देते हैं एच, विच इज फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट। ठीक है, अब ये यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मीन्स अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर प्लस होता है तो पॉजिटिव फीडबैक है और माइनस होता है तो नेगेटिव फीडबैक है। ये दो टाइप के फीडबैक्स आपको स्टडी करने हैं। दो टाइप के फीडबैक्स होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक। दोनों का ही कुछ ना कुछ इफेक्ट है आपके सिस्टम पे। ठीक है, तो ओवरऑल सिस्टम गेन जब तक ये नीचे वाला नहीं था, जब तक सिस्टम हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना था, C और इधर R था, तब तक C ओवर R क्या बन रहा था, G। क्योंकि C को हम क्या लिखते हैं, C इज इक्वल टू R इंटू G, R मल्टीप्लाइड बाई G। तो C बाई R हमारा क्या बन जाता है, G। लेकिन अब जब इसमें फीडबैक ऐड हो गया, तो फीडबैक ऐड होने के बाद C बाय आर अगर हम कैलकुलेट करने चलें तो क्या होगा। अभी ऐसे अगर नहीं बता सकते तो मान लेते हैं कि इस समिंग पॉइंट के बाद ये क्या होता है, ये क्या होता है, समिंग पॉइंट। ये जो क्रॉस बनाया हुआ और यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, समिंग पॉइंट। और ये पॉइंट क्या होता है, जहां से एक से अधिक ब्रांचेस निकल रही हैं, वो क्या होता है, टेक ऑफ पॉइंट, राइट। तो इस ब्लॉक के पहले और इस समिंग पॉइंट के बाद इधर तो आर है, इधर नहीं पता क्या है, तो मान लिया कोई वैल्यू है ए, इस सिग्नल की कोई वैल्यू है ए। ठीक ना, यहां पे चूंकि यहां सी है ही है, तो यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या होगा, सी। इस ब्लॉक के बाद इसकी वैल्यू नहीं पता, तो मान लिया इसकी वैल्यू क्या है, बी। ठीक, अच्छा। अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ R है और ये G है और ये C है, तो C इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने, R इंटू जी। ऐसे ही अगर इधर C है, यहाँ B है, तो B इज इक्वल टू क्या होगा, C इंटू H। ठीक है, और यहाँ A है, यहाँ C है, तो C इज इक्वल टू क्या होगा, A इंटू जी। और A है क्या, A इज इक्वल टू, A इसका और इसका समेशन है, वेदर इट इज प्लस और माइनस, तो R प्लस माइनस B, यही है A। ठीक है, तब हम अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। B इज इक्वल टू C इंटू एच और C इज इक्वल टू A इंटू जी है, तो C इज इक्वल टू A की वैल्यू पुट करो, R प्लस माइनस B जी, और इज इक्वल टू आर जी प्लस माइनस बी जी इज सी, और बी की वैल्यू है सी एच, तो सी इज इक्वल टू आर जी प्लस माइनस
CH_G। इधर भी C है, इधर भी C है, इस C को इधर ले आओ, ट्रांसपोजिशन करो, तो जब यहाँ प्लस माइनस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, CH_G इज इक्वल टू RG। कॉमन कर लो, C1 माइनस प्लस HG इज इक्वल टू RG। ठीक है, और C इज इक्वल टू R G डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस GH। ये रिलेशन आ गया हमारे पास। यहां से अब अगर हम C बाई R कैलकुलेट करें, C बाई R कैलकुलेट करें तो क्या आता है, G डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस GH। देखो, जब तक फीडबैक नहीं था तब तक C बाई R क्या था, G। तब तक C बाई R क्या था, G। और जैसे ही फीडबैक ऐड हुआ, C बाई R क्या बन गया, G डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस GH। अगर यहाँ प्लस है तो वहां माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो वहां प्लस। ठीक, तो ये ओवरऑल सिस्टम गेन कैलकुलेट होता है जब आपका ट्रांसफर फंक्शन, सॉरी आपका जब फीडबैक इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो अब हम इस पूरे को मिटा दें और अपने फाइनल कंक्लूजन पर चलें। तो फाइनल कंक्लूजन ये कहता है कि C बाई R इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस GH। ये बना हमारा फाइनल ट्रांसफर फंक्शन। ठीक ना, और इनपुट आउटपुट रिलेशन। ठीक है जी। अब इस फीडबैक का आपके ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन पर क्या फर्क पड़ता है, उससे बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो अब ये सोचो कि अगर इसको हम पॉजिटिव फीडबैक माने, मीन्स यहां प्लस माने, तो यहां क्या होगा, माइनस। अगर यहां प्लस है फॉर पॉजिटिव फीडबैक, C by R becomes G divided by 1 minus GH, 1 minus GH। और ये 1 minus GH, 1 minus GH की जो वैल्यू होगी हमेशा 1 से कम होगी। और अगर 1 माइनस GH की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, तो ये जो पूरा है G बाई 1 माइनस GH, इसकी वैल्यू हमेशा G से बड़ी होगी। इसकी वैल्यू हमेशा G से बड़ी होगी। ठीक है, तो इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू भी कर सकते हैं कि इन केस अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है, अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है, h आपका 0 हो जाता है, उस केस में ये G के इक्वल हो जाएगा, मीन्स ये ओपन लूप सिस्टम बन जाएगा। और जब तक ये फीडबैक रहेगा तब तक इसका जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन होगा, ओवरऑल गेन होगा, वो हमेशा ओपन लूप गेन से बड़ा होगा इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। और अगर हम नेगेटिव फीडबैक देखें, नेगेटिव फीडबैक, तो फॉर नेगेटिव फीडबैक C ओवर R क्या बनेगा, G डिवाइडेड बाई 1 प्लस GH। और 1 प्लस GH की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी या बराबर होगी। और अगर 1 प्लस GH की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी या बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू हमेशा G से छोटी या उसके बराबर होगी। ठीक ना,
मतलब ये हुआ, कंक्लूजन इसका ये निकला कि फीडबैक जो है वो आपके ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन को, ओवरऑल गेन को इंक्रीज भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है, ठीक ना। सो फीडबैक में इंक्रीज और डिक्रीज द ओवरऑल गेन ऑफ द सिस्टम। फीडबैक में इंक्रीज और डिक्रीज the overall gain of the system, right? Next is effect of feedback on stability. Effect of feedback on stability. स्टेबिलिटी पर फीडबैक का क्या इफेक्ट आता है? तो पहले तो हमें यह पता करना होगा कि सिस्टम स्टेबल कब होगा, अनस्टेबल कब होगा, और एक बीच का केस आता है मार्जिनल स्टेबल कब होगा, ठीक ना। सिस्टम कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, और कब मार्जिनल स्टेबल होगा, ठीक है जी। तो इसका भी पता हम लगा सकते हैं आपके ट्रांसफर फंक्शन से। जब उसका हम पोल और जीरो फाइंड आउट करते हैं तो वहां से हम पता लगा सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि यहाँ पोल और जीरो की बात नहीं आ रही है, अभी चूंकि यहाँ पोल और जीरो की बात नहीं आ रही है, तो हम स्टेबिलिटी जरा चेक करते हैं कि क्या बन सकता है। अच्छा, अभी हमने क्या देखा, मिटाना नहीं चाहिए था, फॉर पॉजिटिव फीडबैक C by R is equal to G over 1 minus GH, यही था, यही था। और ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका जो ओवरऑल गेन है वो इंक्रीज करेगा। ये क्या बता रहा है कि ओवरऑल गेन हमेशा इंक्रीज करेगा पॉजिटिव फीडबैक के केस में। और अगर ओवरऑल गेन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आउटपुट कहां को टेंड करेगा, इंफिनिटी को। ओवरऑल गेन अगर इंक्रीज कर रहा है तो आउटपुट कहां टेंड करेगा, इंफिनिटी को, ठीक ना। और अगर किसी सिस्टम का आउटपुट इनफिनाइट टेंड करे तो वो सिस्टम कैसा कहलाता है, अनबाउंडेड। और अगर सिस्टम अनबाउंडेड हो गया, सिस्टम का रिस्पांस अनबाउंडेड हो गया, तो सिस्टम कैसा हो गया, अनस्टेबल। स्टेबिलिटी कहां से आती है, स्टेबिलिटी आती है कि अगर हमारे सिस्टम का रिस्पांस बाउंडेड हो, बाउंडेड हो, ठीक ना, तो ये स्टेबिलिटी का केस होता है, ठीक है। बाउंडेड इनपुट पर बाउंडेड आउटपुट, मतलब उसको हम कंट्रोल कर सकें, जिसके रिस्पांस को हम कंट्रोल कर सकें, वही सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा। और अगर हम किसी सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और वह ऐसे इंक्रीज करता चला जा रहा है, तो ये इंक्रीज करते करते कहां जाएगा कुछ पता नहीं, वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। और जब वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो उसका जो रिस्पांस है वो अनबाउंडेड हो जाएगा, वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। और जब सिस्टम का रिस्पांस अनकंट्रोलेबल होगा तो वो सिस्टम अनस्टेबल होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई डिवाइस आपके पास आई और उसका कोई पावर सप्लाई है मान लो, और उसका आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, तो वो स्टेबल नहीं ना है। स्टेबल कब होगा, जब वो एक फिक्स वोल्टेज आपको दे तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। लेकिन अगर उसका आउटपुट इंक्रीज कर रहा है तब तो वो स्टेबल हुआ नहीं।
और वो आपके डिवाइस को डैमेज भी कर सकता है। लेकिन अगर वोल्टेज फिक्स है या डिक्रीज कर रहा है, ठीक ना, तो वो आपके डिवाइस को डैमेज नहीं करेगा, वो आपके डिवाइस को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसा सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं हमेशा ही जो इन्फिनिटी पर जीरो को टेंड करे, इन्फिनिटी को टेंड ना करे। एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे उसका मैग्नीट्यूड जीरो को टेंड करे या कांस्टेंट रहे, इन्फिनिटी को टेंड ना करे। ठीक है, तब जाके सिस्टम की स्टेबिलिटी देखी जाती है। तो यहां पर क्या है, यहां पर आप देखिए g ओवर 1 माइनस जी एच क्या बता रहा है कि सिस्टम का ओवरऑल गेन इंक्रीज कर रहा है, और जब ओवरऑल गेन इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है कि उसका आउटपुट अनबाउंडेड होगा, अनकंट्रोलेबल होगा, और सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल। अच्छा, इस केस में देखो, इस केस में क्या है, इस केस में है कि सिस्टम का जो ओवरऑल गेन है वो रिड्यूस हो रहा है। ओवरऑल गेन क्या है, रिड्यूस हो रहा है। तो जब ओवरऑल गेन रिड्यूस हो रहा है तो इसको हम जीरो तक ला सकते हैं। ठीक है, इसको हम जीरो तक ला सकते हैं। लेकिन अगर ये नेगेटिव में इंक्रीज होने लगे तो ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक का एक बहुत ही बढ़िया यूज आता है, बढ़िया एप्लीकेशन आता है। वो क्या आता है कि जो अनकंट्रोलेबल सिस्टम है, अनस्टेबल सिस्टम है, पॉजिटिव फीडबैक के साथ लगा हुआ सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ अगर हम नेगेटिव फीडबैक ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल यहां पर मान लो ये पॉजिटिव फीडबैक है, हमने एक और फीडबैक इसमें ऐड किया, F, और इसको हमने नेगेटिव दे दिया। ठीक ना, यहां से हमने नेगेटिव फीडबैक दे दिया, तो अब क्या होगा रिस्पॉन्स, 1 माइनस जी एच प्लस जी एफ, 1 माइनस जी एच प्लस जी एफ, ये क्या बना, ओवरऑल गेन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। अब कंडीशन देखो, h और f के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, h और f की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि सिस्टम कैसा होगा। अगर इन दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट नेगेटिव के साथ आ रहा है तो सिस्टम अनस्टेबल होगा। अगर इन दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट नेग्लिजिबल है तो सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो अगर हमने इस f को ऐसा सेलेक्ट किया है कि वो इस h को नेग्लिजाइज कर रहा है तो सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल। ठीक है, सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल। मैंने बताया था ओपन लूप सिस्टम्स आर कंडीशनली स्टेबल। वैसे ओपन लूप सिस्टम्स होते नहीं है, लेकिन अगर ओपन लूप सिस्टम का गेन आपको मिल रहा है, फीडबैक होते हुए भी ओपन लूप सिस्टम का गेन आपको मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सिस्टम कैसा है, स्टेबल। ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन नॉइज और एक्सटर्नल डिस्टरबेंस, इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन नॉइज और एक्सटर्नल डिस्टरबेंस। नॉइज क्या है, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस क्या है, और क्या उसको हम फीडबैक से रिड्यूस कर सकते हैं। तो एक जो कम्युनिकेशन सिस्टम का के पास ब्लॉक डायग्राम होता है,
वो ब्लॉक डायग्राम कहता है कि यहां से आपने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद आपका यहां पर क्या आता है, फिल्टर आता है, फिल्टर के बाद आप उस पर प्रोसेस करते हो, फिर इसके बाद आप फिल्टर लगाते हो। एक बहुत बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं और फिर आपको आउटपुट मिलता है, ठीक ना। बहुत बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम है। अच्छा, ये जो एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया, इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक ना। और पॉसिबल है कि यहां से कुछ फीडबैक यहां पर आता रहे या फिर यहां पे कुछ सिग्नल्स आके ऐड होते रहे, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि एक से ज्यादा फिल्टर्स के आउटपुट यहां आ रहे हों, ठीक। प्रोसेस होने के बाद एक से ज्यादा जगह फिल्टर से होके जा रहे हों, हो सकता है। नॉइस कहां आकर करता है, तो नॉइस कहीं भी अकर कर सकता है जहां भी उसको जंक्शन मिलेगा। जब तक ये वायर है, जैसे आप देखते होंगे इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पोल से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, पहले तो ये था कि सारा ओपन वायर होता था, ओपन वायर में कहीं भी कटिया लगा दिया और अपना लोग जलाने लगते थे। अभी क्या है, अभी सब केबल वायर आती हैं, ठीक ना, सब केबल वायर है। तो एक एंड से दूसरे एंड तक जो केबल वायर आ रही है उसमें तो कहीं कट है नहीं, और जब कहीं कट नहीं है तो उस बीच में कहीं कोई आपका कटिया कनेक्शन हो नहीं सकता। होगा कहां पे, जहां पे आप उसको ओपन करके ऐड कर रहे हो, मींस जहां पर जंक्शन आ रहा है यहां पर आप क्या करोगे, उसको ओपन करोगे। तो इसी जंक्शन पर पॉसिबल है कि कोई कटिया लगा दे। तो ये जो कटिया है यही क्या है, अनवांटेड, अनवांटेड, ठीक ना। तो ये जो नॉइज होता है इसको भी हम अनवांटेड सिग्नल ही कहते हैं या डिस्टरबेंसेस ही कहते हैं। हम नहीं चाहते हमारे किसी भी सिस्टम में नॉइज या डिस्टरबेंस रहे। हम नहीं चाहते कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कहीं कोई कटिया कनेक्शन हो, ठीक। लेकिन वो आएगा कहां, जहां पे जंक्शन होगा। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस कहां होंगे, जहां पे जंक्शन होगा। मान लो अगर कोई कटिया नहीं भी है तो कार्बन अगर आता है तो भी यहीं पर आएगा। हवा तेज चली, कनेक्शन लूज अगर हुआ तो भी यहीं पर होगा। ये तो पूरा वायर है ना, इस बीच में तो कहीं कुछ छेड़खानी होने का चांस ही नहीं है, पूरा केबल है। जो छेड़खानी होगी वो कहां होगी, यहीं पर होगी जहां पे जंक्शन है। तो नॉइज वहीं आएगा मैक्सिमम टाइम जहां पर जंक्शन है। ऐसा बहुत कम केस में होगा कि ये वायर ब्रेक कर जाए, वो रेयर केस होता है कि वो वायर ब्रेक कर जाए, ठीक ना। तो ऐसा बहुत कम होगा कि यहां से यहां तक आप आ रहे हो, इस बीच में कहीं पे आपका नॉइस अकर करे। नॉइस कहां अकर करेगा, जहां पर जंक्शन होगा, ठीक है। जहां भी जंक्शन होगा वहां पे ही नॉइज मैक्सिमम टाइम अकर करेगा। क्लियर है। तो अब मान लिया कि नॉइज यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, ठीक। ये 4 जगह मान लिया हमने कि नॉइज आ रहा है। तो क्या उसको हम रिमूव कर पाएंगे? देखो, अगर नॉइज यहां पे है, यहां पे है, ठीक ना,
तो उस नॉइज को हम इस फीडबैक से रिमूव कर सकते हैं। ठीक, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि तब ये जो होगा नॉइस, या ये जो नॉइस होगा, ये कुछ तो अपनी वैल्यू देगा। ठीक है, और मान लिया अगर इसका n1 और यहां पर n2 है, तो ये क्या बन जाएगा? h प्लस एफ प्लस n2, तो यहां एक और आ जाएगा प्लस n2। यही तो होगा, ठीक ना? तब भी हमें इस h और f को ही एडजस्ट करना है ऐसे कि ये इस n2 को नेग्लेक्ट कर दे। ठीक ना, इस n2 को नेग्लेक्ट कर दे। ऐसे ही ये n1 है, r प्लस n1 है, r प्लस n1 है, यहां पर r प्लस होगा, मींस यहां पर प्लस n1, और ये पूरा टर्म एक बार और आ जाएगा। ठीक है, तो तब भी हमें अपने इनपुट को और GHF को ही ऐसे एडजस्ट करना है कि ये वाला टर्म हमारा नेग्लेक्ट हो जाए। और वो कैसे करेंगे? नीचे वाले पोर्शन को हम इंक्रीज कर देंगे, मींस इस f को हम इंक्रीज कर देंगे। इसके इंक्रीज करते ही क्या होगा, ये पूरा जो पार्ट है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन रिड्यूस होने लगेगा। और जब ये रिड्यूस होने लगेगा तो नॉइज, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड है, बहुत कम होता है इनपुट के कंपैरिजन में। ठीक ना, उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है इनपुट के कंपैरिजन में। तो अगर हम इसको 1 से कम कर दें तो ये तो अपने आप खत्म हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगर यहां पर या यहां पर नॉइज आया है तो इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉइज या डिस्टरबेंस इधर आता है, इधर आता है, तो उसको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमने कहीं भी कोई ऐसा सिस्टम, फीडबैक सिस्टम नहीं लगाया है। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि जहां भी हम जंक्शन दे रहे हैं, उस जंक्शन के बाद जहां पर चांसेस हैं नॉइस आने के, उस चांसेस के बाद, उस पॉइंट के बाद हम एक फीडबैक प्रोवाइड कराएं जो कि उस नॉइस को रिजेक्ट करेगा, नॉइस को नेग्लेक्ट करेगा। क्लियर है? तो फीडबैक आपके नॉइस को रिड्यूस कर सकता है, डिस्टरबेंस को रिड्यूस कर सकता है, और अगर आपने कायदे से चूज नहीं किया तो उसको इंक्रीज भी कर सकता है, एम्पलीफाई भी कर सकता है। ठीक है ना? नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। कितने टाइप्स के फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स हैं? तो जैसे कि आपका सिग्नल सिस्टम में आपने सिस्टम पढ़ा होगा कि सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं, वैसे ही कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल सिस्टम्स हैं या फीडबैक सिस्टम्स हैं कितने टाइप के। तो ये भी एक सिस्टम ही है, और क्या हो सकता है? कॉजल, नॉन कॉजल, लीनियर, नॉन लीनियर, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। तो कॉजल और नॉन कॉजल का बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि जब हम लीनियरिटी और नॉन लीनियरिटी की बात करते हैं तो कॉजल, नॉन कॉजल उसके अंदर ही आ जाता है। ठीक है, एलटीआई सिस्टम और नॉन एलटीआई सिस्टम की जब बात करते हैं तो एलटीआई सिस्टम अपने आप में कॉजल सिस्टम होता है। ठीक है, तो अलग से कॉजल, नॉन कॉजल न पढ़ के हम क्या पढ़ेंगे? लीनियर, नॉन लीनियर, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। एंड सेकंड, टाइम वेरिएंट
versus time invariant control systems. Linear versus non-linear, time variant versus टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स। ठीक ना? तो इसका डेफिनेशन आप लोग जो है इनका डिफरेंस आप लोग सिग्नल सिस्टम में पढ़ चुके हैं। जो उसका डेरिवेशन है मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। लीनियर नॉन लीनियर, linear systems do not exist in practice since all physical systems are non-linear in nature. When the magnitudes of signals in a control system are limited to the range in which its parameters behaves like linear parameter, then system is called linear system, otherwise it is non-linear. Similarly, for time invariant system, when the system parameters vary with the time, when the system parameters vary with the time, then the system is called time variant, and otherwise the system is called time invariant, right? तो ये छोटे से डेफिनेशंस हैं, इनको आप लोग देख लेंगे, इनका डिफरेंसेस देख लेंगे, पढ़ लेंगे। इन पे एग्जाम में आता है तो उसको आप लोग अच्छे से कर लेंगे। अगले लेक्चर में हम ट्रांसफर फंक्शन और ब्लॉक डायग्राम पर चलेंगे। ब्लॉक डायग्राम, रिडक्शन, सिग्नल फ्लो ग्राफ, ट्रांसफर फंक्शन, इन टॉपिक्स पर चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो थैंक यू।